आज हम लोग तैमूर के भारत पर आक्रमण के कारण और उसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। अमीर तैमूर या तिमूर का जन्म 1336 ईस्वी में मध्य एशिया के केच नामक स्थान में हुआ था, जो समरकंद से 50 मील दक्षिण में था। तैमूर के पिता अमीर तुगाई बरलास जाति के हक शाखा गुर्गा या चगताई के प्रमुख थे। चुगताई या चगताई दोनों लिखा हुआ रहता है कहीं पे, के प्रमुख थे। 1369 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद तैमूर चुगताई शाखा का प्रमुख बना और समरकंद के सिंहासन पर बैठा। तैमूर महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। उसने ईरान, अफगानिस्तान, एशिया, सीरिया, कुर्दिस्तान, एशिया माइनर, बगदाद, जॉर्जिया को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि एक बहुत विशाल साम्राज्य का मालिक बन गया। कौन? तैमूर। तैमूर ने लूटपाट, अग्निकांड तथा कत्ले आम के माध्यम से इन सारे क्षेत्रों में आतंक फैला रखा था। वह एक महान सेनापति था और युद्ध में एक पैर जख्मी होने के कारण उसका नाम तैमूर लंग हो गया, मतलब लंगड़ा हो गया वो। इसी कारण से उसका नाम क्या रखा गया? तैमूर लंग। वह भारत पर आक्रमण करने के बाद चीन पर अधिकार करना चाहता था, परंतु रास्ते में 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ये ध्यान रखिएगा, इसका जन्म हुआ 1336 में, मृत्यु हो गई 1405 में। मरने से पहले वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो चुका था। भारत पर आक्रमण के कारण तैमूर महमूद गजनवी की तरह ही एक लुटेरा था। वह धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था, परंतु अपनी आत्मकथा में उसने भारत पर आक्रमण करने का कारण काफिरों को नष्ट करना, काफिर मतलब होता है दुश्मन, दुश्मनों को नष्ट करना, मोहम्मद के आदेशों को भारत में प्रचार करना। उस टाइम जो आप लोग पढ़े हैं मोहम्मद पैगंबर थे, उसी तरह का जो इनके टाइम का जो मोहम्मद था, उनके आदेशों को भारत में प्रचार करने के लिए मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर खुदा की नज़र में गाजी और मुजाहिद बन जाना लिखा था। उसने कहा कि इसी कारण से हम भारत पर आक्रमण किए थे। वह भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था या मात्र संपत्ति प्राप्त करना चाहता था, यह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इतना जोखिम उठाकर राज्यों को जीतने तथा धन प्राप्त करने के लिए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत विजय की योजना उसके मन में पहले से थी, जिसकी पृष्ठभूमि उसने तैयार कर ली थी। तैमूर ने अपने पोता पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तैमूर ने अपने पौत्र पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। पीर मोहम्मद ने एक विशाल सेना के साथ सिंधु नदी को पार कर उच्च नहीं, वहाँ पर कच्छ होना चाहिए था, कच्छ और मुल्तान पर डेरा डाल दिया। उस समय मुल्तान सारंग खान के अधिकार में था। कौन? कच्छ और मुल्तान। ध्यान रखिएगा, इस जगह पे आपका ऊ नहीं, यहाँ पे क होगा। ध्यान रखिएगा। अब आता है, पीर मोहम्मद ने सारंग खान को तैमूर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, लेकिन सारंग खान ने पीर मोहम्मद को युद्ध के लिए ललकारा और 6 महीने की घेराबंदी के बाद पीर मोहम्मद ने कच्छ और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। पीर मोहम्मद ने दीवालपुर और पाकपट्टन के क्षेत्र पर अधिकार कर उसे एक अफगान सरदार मुसाफिर काबुली के हाथों में सौंप दिया, किंतु दीवालपुर की जनता ने मुसाफिर काबुली की हत्या कर दी और सूचना पाकर तैमूर ने स्वयं भारत पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया और अप्रैल 1398 ईस्वी को एक विशाल सेना के साथ इसने भारत की ओर प्रस्थान कर दिया। तैमूर ने समरकंद छोड़ने के बाद रास्ते में अनेक दुर्गों का निर्माण किया। दुर्ग ऐसी जगह को कहा जाता है, किला को कह सकते हैं हम, और यातायात का संबंध समरकंद से स्थापित कर वह अगस्त 1398 में काबुल पहुंचा। ठीक है, 24 सितंबर 1398 को उसने सिंधु नदी को पार कर दिया। कब? 24 सितंबर 1398 को। इस समय सिंध का शासक शहाबुद्दीन मुबारक था। इसने इसका विरोध किया, किंतु शहाबुद्दीन और उसकी सेना झेलम में मारी गई और तैमूर झेलम नदी को पार करके तलम्बा नामक नगर पहुंचा और नगर को नष्ट करने का आदेश दे दिया। उसने नगरवासियों को धन इकट्ठा करने पर अभयदान का वचन दिया, बोला कि हम तुम लोग को बचा देंगे, मारेंगे नहीं, बस हमको पूरा नगर को लूट लेने दो, तुम्हारा घर को लूट लेने दो, तुमको मारेंगे नहीं, जिंदा छोड़ देंगे। किंतु धन प्राप्त करने के बाद उसने जनता का भी कत्लेआम कर दिया। तैमूर में लाहौर के शासक
जसरत को हराकर सतलुज नदी के उत्तरी किनारे पर पीर मोहम्मद से जा मिला और अब तैमूर ने उत्तर की ओर से, पीर मोहम्मद ने दक्षिण की ओर से भारतीय अभियान का संचालन किया। तैमूर ने किधर? उत्तर से, और पीर मोहम्मद ने दक्षिण से भारतीय अभियान का संचालन किया। पाकपट्टन और दीवालपुर की विद्रोही जनता का संरक्षक तैमूर ने गटनेर के शासक, ये देख लीजिएगा एक बार, भटनेर है लिखा हुआ, भटनेर के शासक दुलचीन पर आक्रमण किया, क्योंकि दुलचीन ने विद्रोहियों को शरण दी थी। विद्रोही किसको कहा जा रहा है? जो लोग चंगेज खान को, तैमूर को नहीं मान रहे थे, उनको विद्रोही कहा जाता है। तैमूर ने दुलचीन को परास्त किया और दीपालपुर के छिपे हुए विद्रोहियों को मारकर भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। भटनेर विजय के बाद तैमूर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ा और रास्ते में पंजाब के 2000 जाटों का वध करते हुए सिरसा, फतेहाबाद, शमाना, पानीपत आदि नगर को लूटता और नष्ट करता हुआ दिल्ली पहुंच गया। 9 दिसंबर 1398 को तैमूर की सेना ने यमुना नदी को पार किया और लोनी पर अधिकार कर लिया और लोनी की हिंदू जनता का अकारण ही वध कर दिया, बिना कोई रीजन का। इस प्रकार रास्ते में हजारों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या तथा लूट से आतंक छा गया। अब तक तैमूर ने लगभग 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था। लोनी के हिंदुओं के त्याग और बलिदान से बंदियों में खुशी छा गई और उसके इस भाव को देखकर तैमूर ने सभी बंदियों की हत्या करवा दी। देखा कि भैया इतना हिंदू लोग मर रहा है, त्याग दे रहा है, तो बंदी लोग जो था इस समय खुशी चाहे, बोला कि अच्छा तुम लोग किसी खुश हो रहा है, चलो तुम लोग को भी मार दे रहे हैं। मतलब तैमूर ने भयंकर पैमाने पर मारकाट मचवाई थी। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि तैमूर लंग एक ऐसा राजा था जिसने अपने रास्ते में आने वाले कुत्ता और बिल्ली को भी कटवा दिया था। इंसान को तो छोड़ दो, कुत्ता बिल्ली को भी नहीं बख्शा था। दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह अपने मंत्री मल्लू इकबाल के हाथों का खिलौना था, परंतु तैमूर के आक्रमण के समय उसने साहस से काम लिया और 17 दिसंबर 1398 को युद्ध शुरू हो गया। सुल्तान मोहम्मद शाह और मल्लू इकबाल की सेना में वीरता का अभाव नहीं था, किंतु अंत में वे पराजित होकर भाग गया और दिल्ली पर तैमूर का अधिकार हो गया। सज्जदों, काजियों, शेखों और उलेमाओं ने भी तैमूर का स्वागत किया। शासक के अभाव में सेना तितिर-बितिर हो गई। जनता असहाय पशुओं की तरह तैमूर के अत्याचार का शिकार बन गई। 15 दिनों तक तैमूर और उसकी सेना दिल्ली में रही और प्रतिदिन लूटपाट, आगजनी और हत्या की घटना घटती रही। सीरी, पुरानी दिल्ली और जहापना तीनों नगर नष्ट कर दिए गए। जहापना को किसने बसाया था? जहापना ने बसाया, ये शाहजहां नहीं याद आ रहा, सॉरी। पुरानी दिल्ली और जहापना तीनों नगर नष्ट कर दिए गए। तैमूर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि सैयदों और मुल्लाओं को छोड़कर से सभी निवासियों की लूट और हत्या कर दी गई था। उसके लिए दिल्ली के नागरिक स्वयं जिम्मेदार थे। कई हजार व्यक्तियों को दास बनाकर अगहाओं में के बीच बांट दिया गया। अगहा और अगाचा किसको बोलते हैं? राजा की, जो मुगल राजाओं की पत्नी होती थी, पहली पत्नी बेगम, दूसरी पत्नी अगाहा, तीसरी पत्नी अगाचा कहलाती थी। एक राजा की एक नहीं कई सारी पत्नियां होती थी। पहली पत्नी को बेगम का दर्जा होता था, दूसरी पत्नी को अगाहा का, तीसरी पत्नी को अगाचा का। तो इसको बांट दिया गया। अनेक कुशल नागरिक को समरकंद में मस्जिद बनाने के लिए भेज दिया गया। दिल्ली को नष्ट करने के बाद तैमूर मेरठ गया। मेरठ की रक्षा इलियास अफगान और उसका पुत्र अहमद थानेसारी और सफ़ी वीरता से कर रहे थे। तैमूर ने मेरठ दुर्ग को ध्वस्त कर पूरे नगर को नष्ट कर दिया। मेरठ के बाद तैमूर हरिद्वार की ओर बढ़ा और यहाँ के हिंदुओं ने तैमूर का विरोध किया। हिंदू सेनाओं को पराजित कर तैमूर ने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया। तैमूर ने जम्मू के शासक को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। कश्मीर के शासक सिकंदर शाह ने तैमूर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार भारत के अनेक भागों को रोनता हुआ तैमूर समरकंद की ओर लौटने का निर्णय लिया और लौटने से पहले उसने खिज्र खां को लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया। किसको? खिज्र खां को। 9 मार्च 1399 को तैमूर सिंधु नदी को पार करके बन्नू के रास्ते समरकंद की ओर प्रस्थान किया और कुछ ही दिनों के बाद अपनी राजधानी पहुंच गया। अब आता है तैमूर के आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए।
तो तैमूर का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक प्रचंड आंधी की तरह था, जिसकी चपेट में पड़ने वाले सभी क्षेत्र तहस नहस हो गए। एक इतिहासकार ने लिखा है, तैमूर हैड इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडिया मोर मिसरी देन हैड एवर बिफोर बीन इन्फ्लिक्टेड बाय एनी कन्क्वेयर इन ए सिंगल इन्वेंशन। अर्थात भारत को जितनी क्षति और दुख तैमूर के एक आक्रमण ने पहुंचाया, उससे पहले किसी आक्रमण ने नहीं पहुंचाया। और तैमूर के आक्रमण से भारत को अवर्णनीय क्षति हुई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भारतीय राजनीति में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और दिल्ली वीरान हो गई। कत्ले आम से बचे खुचे नागरिक अकाल और महामारी की चपेट में आ गए। खेतों में लगी फसलें नष्ट कर दी गई, गांव और नगर को जला दिए गए। आतंक और भय के कारण बसी बसाई आबादी भाग गई। कत्लेआम और लूट के बाद अपार संपत्ति तैमूर के हाथ लगी। दिल्ली स्वामीहीन हो गया और नगर में मौत का सन्नाटा छा गया। तुगलक साम्राज्य के लिए तैमूर का आक्रमण अत्यंत घातक साबित हुआ। तुगलकों की सत्ता मात्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गई। बंगाल स्वतंत्र हो गया। जौनपुर में ख्वाजा जहां ने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर ली। गुजरात मुजफ्फर शाह के अधीन स्वतंत्र हो गया। भारत में दिलावर खां और पंजाब और सिंध में खिज खां, समाना में गालिब खां, कालपी और महोबा में मोहम्मद खां स्वतंत्रता की घोषणा कर दिल्ली सल्तनत से सब अलग हो गए। दक्षिण के राज्य फिरोज के समय ही स्वतंत्र हो चुके थे। विघटनकारी तत्वों के कारण अनेक छोटे छोटे राज्य की स्थापना की गई। दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा इस्लामी संसार में गिर गई और उसका विनाश एक ऐसे आदमी के हाथों से हुआ जो अपने आप को इस्लाम धर्म का शिरोमणि मानता था। इस प्रकार तुगलक साम्राज्य के पतन का आरंभ हो गया और उसके स्थान पर सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर के आक्रमण ने मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के मन में घृणा का भाव पैदा कर दिया, क्योंकि तैमूर क्या था, मुस्लिम था। क्योंकि तैमूर के अत्याचार का शिकार अधिकतर हिंदू ही हुए थे। उसने शेख और उलेमाओं को तंग नहीं किया था। शेख और उलेमा जो है आपका मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। उलेमा विद्वानों को कहा जाता है मुस्लिम धर्म में। किंतु काफिरों की हत्या करना वो अपना धार्मिक कर्तव्य मानता था। काफिर किसको कहा गया है? हिंदुओं को कहा गया है। लाखों हिंदुओं की हत्या की गई और दास और बंदी बनाया गया। उसने मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। धर्म की रक्षा के नाम पर अनेक हिंदू स्वयं अपने घरों में सपरिवार जलकर मर गए। तैमूर की संहारक नीति में भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव की खाई को और भी गहरा बना दिया। दोनों संप्रदायों के बीच समन्वय कायम नहीं हो सका। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि तैमूर की संग्राहक नीति का वर्णन करें, तो भी यही आंसर करेंगे। तैमूर के आक्रमण ने भारत की समृद्धि को नष्ट कर दिया। अनेक सुंदर नगर जला दिए गए। बहुमूल्य कलात्मक वस्तु नष्ट हो गई। तैमूर का वंशज बाबर था और तैमूर की भारत विजय ने आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का द्वार खोल दिया। पंजाब और सिंध पर तैमूर द्वारा नियुक्त अधिकारी को बाबर नैतिक एक कानून दृष्टि से अपना पैतृक अधिकारी मानता था। दूसरी ओर तैमूर की लूट और अपार धन की प्राप्ति ने मुगल आक्रमणकारियों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दे दी। उपर्युक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि तैमूर के आक्रमण का परिणाम भारतीय इतिहास की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक था। राजनीतिक विघटन के फलस्वरूप केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और उनमें आपसी शत्रुता की भावना भी थी। अतः तुर्कों की तरह मुगलों के लिए भी भारत विजय आसान हो गया। मैं आशीष सर आपके साथ। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू।